नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, ममता बनर्जी की राह बहुत कठिन होती जा रही है और वो इसलिए कठिन होती जा रही है क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है, मतलब उनकी सरकार ने उस किए से ऐसा जान पड़ता है कि लोग खासा नाराज हैं और वो नाराजगी बार बार फूटकर बाहर आ रही है और संभवतः इससे ममता बनर्जी भी परिचित है। अभी देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट में एक पीआईएल पड़ा और ये पीआईएल इस बाबत पड़ा कि ये बताइए कि भवानीपुर में ही चुनाव कराना क्यों ज्यादा जरूरी है और ऐसा क्यों चुनाव आयोग लिख रहा है कि अगर भवानीपुर में चुनाव नहीं हुआ तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। माने अगर भवानीपुर में चुनाव नहीं होगा तो इतना ही होगा ना कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी तो कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें संवैधानिक संकट वाली स्थिति कहां है? संवैधानिक संकट तो तब खड़ा होता जब अल्पमत में सरकार चली जाती, तब संवैधानिक संकट की स्थिति खड़ी होती, या कोई दल बदल हो जाता तब संवैधानिक की स्थिति खड़ी होती। लेकिन वो जो प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया, उस प्रेस विज्ञप्ति को आधार बनाकर एक पीआईएल पड़ा और उसी पीआईएल के आधार पर बाकायदे कोलकाता हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आप 24 घंटे के अंदर हलफनामा दायर करके स्थिति स्पष्ट करिए जरा कि कौन सी संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा अगर भवानीपुर में उपचुनाव नहीं होगा। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा हुआ, जो खबरें हैं कि दरअसल चुनाव वहां पर तकरीबन 7 सीटों पर होने हैं। 2 सीटें संभवतः लोकसभा की हैं और 5 सीटें विधानसभा की। अब देखिए, विधानसभा में और लोकसभा मिलाकर 7 हुआ, लेकिन सिर्फ 3 पर हो रहा है। और यह तब हो रहा है, आपको याद होगा कि ममता बनर्जी का चुनाव हो जाए, चूंकि 5 नवंबर तक ही उनके पास समय, उसके लिए बार बार तृणमूल कांग्रेस के लोग इलेक्शन कमीशन गए, संभवतः 3 बार जा चुके हैं और उन्होंने और तरह तरह से कोशिशें की कि किसी तरीके से चुनाव हो जाए। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा कर दी और पता चला कि 30 सितंबर को बाईपोल होगा। ये सारी चीजें हो गई और फिर इधर जो है नामांकन भी हो गया। अब नामांकन में ममता बनर्जी ने कुछ चीजें छुपा ये थी कि उनके ऊपर जो आपराधिक मामले थे, जैसा कि भाजपा का दावा है, उन मामलों की जानकारी उन्होंने नहीं दी जो असम में सीए के उनके भाषणों को लेकर हुआ है, उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। अब इसकी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन में हुई है। ये और एक समस्या है उनके लिए कि इस पर क्या होगा, क्योंकि ये नामांकन में आप अपने बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं, मतलब आप उस जनता के ट्रस्ट के साथ बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। एक ये आप तो जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को सब कुछ बताना होता है, नहीं तो इस आधार पर वो उनका नामांकन भी रद्द हो जाता है अगर आप इस तरह के मामले नहीं बताते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अहमद पटेल का जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा था, तब अहमद पटेल उस समय जीवित थे। आपको ध्यान होगा कि पूरी भाजपा ने मेहनत की थी, लेकिन उसके बाद में भी अहमद पटेल राज्यसभा से चले आए, जीत गए वो अपनी सीट। दरअसल उसमें यही एक बड़ा लोचा फंसा था और जिस पर बड़े वकील हैं दिल्ली के, अब नाम उनका मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो अपनी निजी बातचीत थी और हम लोगों ने उस पर खबर भी की थी, तमाम मीडिया के लोगों ने की थी। उसमें एक मामला यही फंसा था कि उनके ऊपर जो है ये दावा किया जा रहा था कि एक एफआईआर हुआ और एफआईआर हुआ था करबला के मामले। अब वो एक अलग कहानी है कि वो दिल्ली का दरअसल उसमें उनके ऊपर आरोप था, वो अब चूंकि है नहीं तो उस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये संदर्भ सिर्फ इसलिए मैं लेके आया कि कहा जा रहा था कि ये एफआईआर उन्होंने छुपाया है, अपने नामांकन में इसको नहीं बताया है, तो उसी को लेकर बहुत खबरें हुई थी और ये माना जा रहा था कि अगर ये सही निकला तो उनका जो है नामांकन रद्द हो जाएगा, उनकी सीट चली जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण होता है अपनी चीजों को बताना जब आप नॉमिनेशन करते हैं। यही मामला यहां भी है कि कहा जा रहा है कि इनके ऊपर जो क्रिमिनल केस है, दर्ज है, उसको इन्होंने छुपाया है। तो एक तो ये इस मामले में फंसी हुई हैं। दूसरा, आप ये देख ही रहे हैं कि
ममता बनर्जी किस तरह से टहल टहल कर अपने वोटरों से कह रही हैं कि आप हमको वोट दीजिए, अगर आप वोट नहीं देंगे तो मैं सीएम नहीं रहूंगी। एक उनको ये भी लग रहा है कि नहीं जो है समस्या जटिल है और संभवतः लोगों में नाराजगी, ऐसा उनको जान पड़ता है। फिर सीबीआई जो है वो पूरा लगी हुई है, जो पोस्ट पोल हिंसा हुई है उस हिंसा को देखते हुए जिस तरह की जांच पड़ताल हो रही है, तो आप देखिए किस तरह की घेराबंदी है ममता बनर्जी को लेकर। और आप अभी देखिए ममता बनर्जी, ये जो सीबीआई जांच हो रही है हाई कोर्ट के आदेश पर, उसको लेकर ये लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में इनका पक्ष लोग जो वकील रख रहे हैं, आप सब जानते हैं, वो यही कह रहे हैं कि सीबीआई वहां कैसे जा सकती है। अभी हमने आपको सुबह ही बताया कि किस तरह से बंगाल विधानसभा के जो है स्पीकर ने ईडी और सीबीआई को बुलाया। ये मतलब एक आप ये समझिए कि प्रेशर पॉलिटिक्स ममता बनर्जी की तरफ से भी चल रही है, लेकिन उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, वो बात रखती है क्योंकि जब इस तरह के मामले आ जाते हैं जिसमें हाई कोर्ट खुद पूछ रहा है, हाई कोर्ट चुनाव आयोग को बुला रहा है, अब चुनाव आयोग बताएगा, अब चुनाव आयोग जब बताएगा तब यह भी हो सकता है कि चुनाव पर रोक लग जाए और यह हो जाए कि नहीं सारा चुनाव एक साथ कराइए। अगर यही स्थिति है तो पहले तो संवैधानिक संकट क्या उसको स्पष्ट करिए, एक चीज। दूसरी चीज, सारे चुनाव आप साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो सीटें हैं विधानसभा की उनका भी तो चुनाव होना चाहिए। तो ये जो मसले हैं, इन मसलों की वजह से लगता है कि जो कल का दिन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा चुनावी दृष्टि से, पश्चिम बंगाल के नजरिए से, और अगर आप एक बतौर उम्मीदवार देखें तो ममता बनर्जी के नजरिए से बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा कि कल राजेश जिंदल, माननीय जो वहां के न्यायाधीश हैं और एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हैं, वो क्या फैसला लेते हैं जब इलेक्शन कमीशन अपना पक्ष रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की रात ममता बनर्जी के लिए बड़ी कठिन होगी। देखते हैं, अब 24 घंटा मतलब कल उनको जवाब देना है। कल के जवाब पर तय होगा कि पश्चिम बंगाल का भविष्य क्या होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, तब तक के लिए राम राम।